इन यूरोप का एक सब टॉपिक है ब्रिटेन, उसको लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट नोन एज नेशन कॉन्सेप्ट बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन में कोई भी नेशन कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। नॉर्मली ब्रिटिश जो थे वो 4 आइलैंड्स और 4 आइलैंड्स में 4 बेस पे बने हुए थे, जिनमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स थे, इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश एंड वेल्स। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, जो मैप है कुछ ब्रिटेन का वो इस तरीके के है। दिस पार्ट इज नोन एज द वेल्स, दिस पार्ट इज द नोन एज द स्कॉटलैंड, दिस इज इंग्लैंड एंड दिस इज आयरलैंड। आयरलैंड के 2 पार्ट्स है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। 4 डिफरेंट आयरिश ग्रुप थे, इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश और वेल्स। सब में अपना डिफरेंट ओन कल्चर चलता था, सबका पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, सब अपने बेस पे लैंग्वेजेस थे, ड्रेस थे, कस्टम्स थे। वेल्स को 16th सेंचुरी में इंग्लैंड ने ऑक्यूपाई किया था 1542 के आसपास, 3942। अब आया सेकेंड जो टर्न था स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को कैसे किया जाए? स्कॉटलैंड का क्या था कॉन्सेप्ट? स्कॉटलैंड को 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, इससे पहले 1688 में मोनार्की के बेस को के प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन में आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के बेस में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने अंडर किया। इवन स्कॉटलैंड को जब अंडर किया गया तो एक न्यू नेम मिला, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहां से ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ड्यू टू दिस, जो स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज थी, ड्रेसेस थी और सिस्टम थे डिफरेंट पॉलिटिकल, वो सब अबॉलिश कर दिए गए और स्कॉटलैंड फुली जो है इंग्लैंड के अंडर आ गया। नेक्स्ट टारगेट इंग्लैंड का था आयरलैंड। आयरलैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि आयरलैंड में 2 कम्युनिटी रहती हैं। एक तरफ है, आप देखते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। खास बात यह कि कैथोलिक यहाँ मेजोरिटी है। इंग्लैंड की खास बात यह है कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी में, माइनॉरिटी होते हुए भी प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करके इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं आयरलैंड को अपने अंडर किया। इस जैसे जब ये कॉन्सेप्ट आया तो वहां पे वॉल्फ टोनी और बहुत सारे आयरिशमैन ने मिलकर रिवॉल्ट किया 1798 में, लेकिन वो रिवॉल्ट 1801 में और दबा दिया गया और फाइनली इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट के सपोर्ट के थ्रू आयरलैंड को फोर्सिबली अपने में मिला लिया और उससे यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 1801 में। और ड्यू टू दिस रीजन इन सब के डिफरेंट जो अपने फ्लैग्स थे उन्हें हटा दिया गया, नेशनल एंथम हटा दिए गए, लैंग्वेजेस हटा दी गई और कॉमन फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग जिसे आप सब जानते हैं, यूनियन जैक कहते हैं, वी हैव सीन दिस फ्लैग इन सो मेनी पिक्चर्स आल्सो। एंड नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, दिस इज द एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये सब पे अप्लाई किया गया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स। और इंग्लिश लैंग्वेज आपने देखा, गैलिक लैंग्वेज थी स्कॉटलैंड की, उसे हटा दिया गया, उसके प्लेस पे इंग्लिश लैंग्वेज को डोमिनेट किया गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ द नेशनलिज्म ओरिजिनेट इन ब्रिटेन, या वी कैन से दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ कैन द इंग्लैंड जर्नी टू ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ सब टॉपिक मेरियाने एंड जर्मेनिया। दीज आर द फीमेल एलिगरी। एलिगरी होते हैं जब किसी पर्सन को, यानी किसी पर्सन को किसी मेल या फीमेल की फॉर्म में दिखाया, किसी भी वर्ड को किसी मेल या फीमेल की पर्सोनिफाई किया जाता है, पर्सन की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो फर्स्ट मेरियाने इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फ्रेंच में फीमेल की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया था। फ्रेंच में हमने 1789 का रिवॉल्ट देखा, उसमें देखा जस्टिस, रिपब्लिक, फ्रीडम, ऑल दीज आर प्रेजेंटिंग एज अ फीमेल फिगर। फीमेल एलिगरी दिखाते थे। नॉर्मली वी डेट रेड कैप किसकी सिंबलाइज थी? फ्रीडम की फॉर्म में रेड कैप को यूज किया जाता था। और इसको मेरियानी का जो कॉन्सेप्ट है, ये वहां के कॉइन्स पे, डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स पे, स्टैम्प्स पे इन्हें शो किया गया था। दिस इज द रिजेंबलिंग फॉर्म। नाउ द जर्मेनिया रिफ्लेक्ट द जर्मन नेशन, दिस इज रिफ्लेक्ट द फ्रेंच नेशन। जर्मन एलिगरी थी, जब फीमेल फॉर्म ही थी ये भी। और जर्मेनिया की खास बात यह कि वी हैव 2 or 3 पिक्चर्स हियर। इन दैट पिक्चर शी यूज द ओक क्राउन, ओक के क्राउन का यूज किया। ओक जो है दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ हेरोइज्म, इसे बहादुरी का प्रतीक माना जाता है जर्मन में। साथ ही साथ हमने एक फिगर में देखा वो राइन जो रिवर है उसको सेव कर रही है,
एक जगह जर्मेनिया गिर गई है क्या मीन्स जर्मन कहीं ना कहीं डाउन हो गया है। उसकी स्वॉर्ड जो होता है सिंबॉलिक होती है वॉर की, पर अगर स्वॉर्ड पे ऑलिव की पत्तियां अगर उसको कवर करती हैं तो ऑलिव जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है पीस को। तो वी हैव सो मेनी फिगर्स, तो यू कैन राइट दिस। सो अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस टू। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म in Britain, and second is the what is the difference between the Mariana and Germania, how can these female allegory play the important role in French and German। कितने अपना नेक्स्ट टॉपिक 1871 के बाद द बाल्कन टेरिटरी। बाल्कन एरिया आप देख सकते हैं यूरोप में जो है, यूरोप के मैप से आपको क्लियर होगा, ग्रीस का एरिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारा यूरोप के एरिया में है। बेसिकली अगर देखें तो ये यूरोप का एरिया जो प्रॉपरली ईस्टर्न भी नहीं है, पूरी तरीके से ईस्टर्न में भी नहीं है, थोड़ा मिडल साइड में है। मैप को इसके थ्रू देख पाएंगे। जो लोग हैं यहाँ के, दीज पीपल, द पीपल लिव्ड इन द बाल्कन एरिया नोन एज द वर्ड स्लेव्स, उन्हें स्लेव्स कहा जाता है। और यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम तक ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल रहा था। हमने ये ऑटोमन डायनेस्टी ग्रीस में भी देखा था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उसमें भी तो हमने देखा था कि ऑटोमन एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, उसके अगेंस्ट यहाँ के लोगों ने अपने आप को कैसे नेशनलाइज किया, कैसे ओरिजिनेट किया, उस पर देखते हैं। रोमांटिक नेशनलिज्म, रोमांटिक कल्चर का एक कॉन्सेप्ट आया है। इसमें क्या अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं रोमांटिक में पिक्चर्स के थ्रू अवेयरनेस, जैसे जैसे रोमांटिसिज्म आया, लोगों में पोएट आर्टिस्ट अवेयर होते गए, तो वैसे वैसे बाल्कन एरिया भी धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया, लोग आपस में कलेक्ट होते गए। बाल्कन पीपल की खास बात ये थी कि सब इंडिपेंडेंस चाहते थे। इंडिपेंडेंस किस लिए चाहते थे? इतनी सारी कंट्री इंडिपेंडेंट होना चाहती थी बड़ी बाल्कन एरिया से, और सब चाहती थी, देवर बेसिकली आपस में काउंटर करते थे। और इनका काउंटर क्या होता था? दे वांट टू कंट्रोल ओवर द मिलिट्री, आर्मी, ट्रेड एंड राइवल सिस्टम, उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहते थे। इनमें आपस में जेलस सिस्टम चल रहा था। दे वर फाइटिंग टू ईच अदर फॉर ओवर कंट्रोलिंग द एरिया ऑफ द बाल्कन अगेंस्ट द ऑटोमन ऑल्सो। तो बिग राइवलरीज जो है बाद में यहाँ पे आई 19th सेंचुरी के देखते हैं हम लास्ट में, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इंग्लैंड, ये बड़ी कंट्री थी, ये सब यहाँ पे आई और इन्होंने आपस में काउंटर करना शुरू किया ताकि वो पावर होल्ड कर सके इन कंट्रीज पे। और फाइनली बाल्कन का एंड कैसे हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू। इस कॉन्सेप्ट के कारण इनके आपस राइवल की 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था बाल्कन डिस्प्यूट। So we can say that this dispute, the result of this dispute, the final solution is the First World War. So you have to attempt these questions. First, how nationalism originate in Britain? We already discussed before. Second, what is the concept of Mariana and Germania? Third, what is the conflict of Balkan area? What is the conflict? क्या मेन रीजन था? So attempt this. By this we conclude, we overcome, we finally finish this chapter. So we will find, you have any doubt to collect those and discuss with me. Thank you so much.